नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से आज अपनी यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज नंबर यहाँ पे 65 रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने 9,999 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रक्रम चला रखा है, उसका यहाँ पे पार्ट नंबर 65 रहेगा। मॉर्निंग सेशंस के अंदर अपन ने थ्योरी क्लास भी चला रखी है। साथ ही साथ अपन ने दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए हैं वो लगातार चैनल से जुड़े रहे। एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन लगातार क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज अपनी यहाँ पे सीरीज नंबर 65 रहेगा और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देके दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत सरकार ने ग्रामीण खेलों के विकास के लिए किस सत्र में कार्यक्रम शुरू किए थे। ग्रामीण खेलों के विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। ग्रामीण खेलों के विकास के लिए है वो कौन से सत्र में यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किए थे। दोस्तों, अपन क्वेश्चंस को बहुत अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन ने लगभग 2 से 3 प्रश्न उत्तरियों में डाल दिया और सबको अलग अलग तरीके से इसको पूछने का तरीका अलग है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी आपके लिए अलग अलग तरीके से है क्वेश्चन पेश किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। 1970 के अंदर है वो ग्रामीण कार्य खेलों के लिए है वो यहाँ पे कार्यक्रम योजना शुरू की गई थी। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप, फैक्ट इंपोर्टेंट दिए गए हैं आपके लिए। फैक्ट है कि भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को खेलों में शामिल करने के लिए है वो यहाँ पे प्राकृतिक प्रतिभा खोज करने के लिए रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम मुख्य रूप से 1970-71 के अंदर यहाँ पे शुरू किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेल विकास करना है, खेलों को बढ़ावा देना है, वो इसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था। तो ये क्या थी दोस्तों, एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे क्या थी, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे इसकी यहाँ पे स्कीम थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत देश में खेलों के विकास का नियंत्रण किसके हाथों में है। भारत के अंदर जो खेलों का विकास है या कंट्रोल है वो किसके हाथों में है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ, युवा एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो दोस्तों, भारत के अंदर जो खेलों का यहाँ पे डेवलपमेंट और जो कंट्रोल है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी देखे दोस्तों यहाँ पे, खेल एवं युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का युवा एवं खेल मंत्रालय है, उसके अंडर अपना यहाँ पे स्पोर्ट्स का कंट्रोल और डेवलपमेंट यहाँ पे रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में खेल विकास का मुख्य नियंत्रण है वो युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन होता है। भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे अपन साई का क्रियान्वयन करता है, जबकि राष्ट्रीय खेल संघ साई इसमें भूमिका निभाते हैं। यानी कंट्रोल तो कौन करता है, तो युवा एवं खेल मंत्रालय। और इसका जो यहाँ पे कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है, तो साई के द्वारा है वो इसका यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, समाज शास्त्रियों के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है। समाज शास्त्री की बात करें दोस्तों यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट है उसके अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। संपूर्ण शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, मूल्य आधारित शिक्षा है या जीवन पर्यंत शिक्षा है। समाज शास्त्रियों के अनुसार बात कर रहे हैं दोस्तों। और सभी दोस्त जो क्लास में जुड़ गए हैं वो एक बार क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक कर दे दोस्तों। शेयर और लाइक में बहुत ज्यादा कमी रखते हैं, तो शेयर और लाइक ज्यादा से ज्यादा आप किया करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो यहाँ पे क्या रहेगा, समाज शास्त्रियों के अनुसार है वो शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे उद्देश्य या लक्ष्य होता है। अब इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू आधारित शिक्षा है, मूल्य आधारित शिक्षा, इसमें क्या करते हैं, तो समाज शास्त्रियों के अनुसार है वो शारीरिक शिक्षा क्या है, संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। और इसमें क्या करते हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को सबसे ज्यादा इसमें क्या करते हैं, बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो एक्टोमॉर्फिक शरीर वाला व्यक्ति निम्न में से किस क्रिया के लिए अनुकूल होता है। एक्टोमॉर्फिक की बात करें दोस्तों यहाँ पे, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, शेल्डन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्गीकरण है दोस्तों यहाँ पे, उसमें से है वो यहाँ पे एंडोमॉर्फिक है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मेसोमॉर्फिक है और एक्टोमॉर्फिक है। एक्टोमॉर्फिक होता है वो पतला व्यक्ति होता है दोस्तों यहाँ पे, पतला लंबा चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है। और वो किसके अंदर यहाँ पे क्रिया, कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा कर सकता है, स्पीड रिलेटेड कर सकता है, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ या एजिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर, स्पीड रिलेटेड यहाँ पे क्रिया कर सकता है वो यहाँ पे पतला व्यक्ति होता है वो यहाँ पे
स्पीड रिलेटेड है एक्टिविटी सबसे ज्यादा आसानी से कर सकता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि जो एक्टोमॉर्फिक शरीर है, जिसका पतला और लंबा शरीर होता है, वाले व्यक्ति आमतौर पर गति संबंधी गतिविधियां जैसे दौड़, कूदना, और इनमें है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, रुचि यहाँ पे लेता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखे दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना का गठन कहाँ हुआ था, जिसे अपन एनडीएस नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका गठन यहाँ पे कहाँ हुआ था वो बताना है अपने को। इसकी शुरुआत कभी हुई थी 1954 के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जनरल जेके भोसले के द्वारा है वो इसके यहाँ पे अध्यक्ष थे, और इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये अनुशासन और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा से संबंधित समिति थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो कस्तूरबा निकेतन नई दिल्ली के अंदर है वो एनडीएस स्कीम का क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पे कस्तूरबा निकेतन नई दिल्ली, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है कि यहाँ पे जो एनडीएस राष्ट्रीय अनुशासन योजना, जिसे एनडीएस बोलते हैं, युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन की एक पुरानी योजना थी, जिसका गठन है वो युवा विकास और अनुशासन कार्यक्रम के लिए यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्वर्गीय महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला नरेश निम्न में से किस समिति के शीर्ष स्थान पर थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी समिति है जिसके शीर्ष स्थान पर रहे थे दोस्तों। यहाँ पे महाराजा यादवेंद्र सिंह वो यहाँ पे IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके अध्यक्ष भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एडोक इंक्वायरी कमेटी है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट है, एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर है, सेक्रेटरी ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एडोक इंक्वायरी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एडोक इंक्वायरी कमेटी के यहाँ पे क्या रह चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे अध्यक्ष या शीर्ष नेतृत्व के यहाँ पे संभाल चुके हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो खेल चिकित्सा शास्त्र में किस भारतीय संस्थान ने 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया। खेल चिकित्सा शास्त्र की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर है कौन सा यहाँ पे भारतीय इंस्टीट्यूट है जो 2 वर्षीय यहाँ पे डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया था, वो कौन सा रहने वाला है। LNCPE, NSNIS, YMCA या फिर LNCPE। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष का स्पोर्ट्स के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना, 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे NSNIS पटियाला है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर 2 वर्ष का यहाँ पे पाठ्यक्रम करवाता है। साथ ही में देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है, फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों कि NSNIS है पटियाला, वो खेल विज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, साथ ही में खेल चिकित्सा शास्त्र है, इस क्षेत्र के अंदर भारत का प्रमुख संस्थान है जहां डिप्लोमा और कोर्स चलाए यहाँ पे जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा पर हेनरिक लिंग के द्वारा निर्मित जिम्नास्टिक का वर्गीकरण नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना कौन सा यहाँ पे नहीं है, कौन सा यहाँ पे नहीं है। पर हेनरिक लिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। पर हेनरिक लिंग यहाँ पे स्वीडन से संबंधित था, स्वीडन में जिम्नास्टिक जनक पर हेनरिक लिंग रहेगा। तो इसके द्वारा जो जिम्नास्टिक के रूप थे उनमें से कौन सा नहीं है। एजुकेशनल जिम्नास्टिक, मिलिट्री जिम्नास्टिक, एस्थेटिक जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो एजुकेशनल जिम्नास्टिक, मिलिट्री और एस्थेटिक जिम्नास्टिक है वो यहाँ पे इसके पैरालिम्पिक लिंग के जिम्नास्टिक वर्गीकरण थे, लेकिन एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक है वो इसका यहाँ पे वर्गीकरण यहाँ पे नहीं था। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आप। फैक्ट क्या दिया गया है कि पैरालिम्पिक लिंग है उसके द्वारा एजुकेशनल, मिलिट्री, मेडिकल और साथ ही में एस्थेटिक श्रेणियों की जिम्नास्टिक थी। एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक वो इसके वर्गीकरण में यहाँ पे शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों। स्वीडन द्वारा जो 1939 और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 1949 में क्रम से 2 प्रथम और द्वितीय जो लिंगियाड खेलों का आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 2 बार लिंगियाड खेलों का आयोजन किया गया था 1939 के अंदर और 1949 के अंदर। उन लिंगियाड खेलों का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था। लिंगियाड खेल स्वीडन में आयोजित किए गए थे और वो पर हेनरिक लिंग, जो पर हेनरिक लिंग है उनकी याद में किया गया था, जिनका इनके पुत्र जालमर लिंग के द्वारा है वो इनका आयोजन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्वीडन की जो जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाना है वो यहाँ पे क्या था, स्वीडन में जो लिंगाड़ खेल थे उनका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य यहाँ पे रहने वाला था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि जो लिंगार्ड पर हेनरिक लिंग है उसकी जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाने के लिए है, वो शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है, वो यहाँ पे लिंगार्ड खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, किसी आघात के कारण हड्डी का कई जगह से, यानी बोन है हड्डी है उसका कई जगह से है टूट जाना है, वो कौन सा फ्रैक्चर यहाँ पे कहलाता है वो बताना है। मान लो दोस्तों ये अपनी क्या है, ये अपनी हड्डी है बोन है, और ये आघात के कारण कई जगह से यहाँ पे टूट जाती है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों के अंदर होता है दोस्तों यहाँ पे, सिंपल फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटती है लेकिन त्वचा से बाहर नहीं आती है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, इसमें हड्डी टूटती नहीं है बल्कि धस जाती है, अंदर दब जाती है जैसे सिर की हड्डियां होती है। और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, इसमें हड्डी है वो कई जगह से यहाँ पे टूट जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि जब हड्डी है वो कई टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे अपन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ये उच्च प्रभाव का आघात होता है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर है वो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण है वो यहाँ पे अनेक टुकड़ों के अंदर यहाँ पे टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका आधार क्या है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोसेस, इसका बेस यहाँ पे क्या रहेगा, सारी गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है और जिसका आधार है क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक सभी एक्टिविटीज है वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे रहती है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा एक मुख्य रूप से सारी गतिविधियों पर आधारित एक शिक्षण प्रक्रिया है, फिजिकल एक्टिविटीज पर आधारित एक बेस प्रक्रिया है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को क्या करती है, सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो यहाँ पे कौन कौन से हैं। दोस्तों विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक यहाँ पे फैट सोल्यूबल होते हैं और दूसरा यहाँ पे वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट यानी वो जो वसा में, और वाटर यानी जो पानी के अंदर, तो वसा के अंदर है वो यहाँ पे ए डी ई के विटामिन होते हैं, और वाटर के अंदर पानी की बात करें तो यहाँ पे बी सी और एच विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की बात कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ए डी के विटामिन है यहाँ पे, फैट सोल्यूबल विटामिन यहाँ पे रहेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एडी के फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो यहाँ पे एडी के ये शरीर में वसा के साथ क्या करते हैं, अवशोषित एब्जॉर्ब यहाँ पे हो जाते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, और जमा किए जाते हैं, वसा के साथ में है वो यहाँ पे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि संतुलित आहार में पाए जाते हैं, बैलेंस डाइट की बात करें उसके अंदर कौन से कंटेंट रहने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी। संतुलित आहार की बात करें दोस्तों यहाँ पे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मिनरल्स और यहाँ पे वाटर, ये सभी है दोस्तों यहाँ पे क्या रहते हैं, ये यहाँ पे बैलेंस डाइट के अंदर यहाँ पे रहने वाले एलिमेंट्स रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या दिया गया है फैक्ट भी, तो यहाँ पे संतुलित आहार के अंदर है वो यहाँ पे वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण और यहाँ पे पानी, पोषक तत्व है वो संतुलित मात्रा में यहाँ पे बैलेंस के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक झंडे में छल्लों का रंग किस क्रम में होता है, कौन से क्रम में है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओलंपिक झंडा होता है उसमें जो यहाँ पे छल्ले होते हैं वो कितने रिंग होते हैं, तो यहाँ पे 5 छल्ले होते हैं जो कितने 5 महाद्वीपों का क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें देखा जाए तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे कलर है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, वो इनका सीरियल यहाँ पे रहेगा, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड है वो यहाँ पे क्या रहेगा, इन छल्लों का यहाँ पे क्रम रहता है, और ये अंग्रेजी के डब्ल्यू अक्षर के समान है वो इनका यहाँ पे सीक्वेंस रहता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यहाँ पे नीला, पीला, काला, हरा और लाल है वो यहाँ पे छल्लों का रंग यहाँ पे रहता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे
फैक्ट फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक झंडे में जो छल्लों का क्रम है वो बाएं से दाएं की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। उसमें जो है वो नीला, पीला, काला, हरा और लाल ये रंग है विश्व के सभी देशों के झंडों के अंदर है वो प्रतीक के रूप में पाए जाते हैं। कुछ कोई सा यहाँ पे कुछ न कुछ कलर है वो इनके झंडों में यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्च का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। यहाँ पे स्टार्च की बात कर रहे हैं, मेन सोर्स ऑफ स्टार्च की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेन सोर्स ऑफ स्टार्च की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हीट है, पोटैटो या पियरली या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों स्टार्च होता है जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट का क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे सरलतम रूप है। उसको देखा जाए तो ये किस किस के अंदर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, गेहूं, आलू, जो, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो स्टार्च होता है दोस्तों यहाँ पे, स्टार्च का मुख्य सोर्स आलू है, गेहूं है, जो है, साथ में अनाज है और सब्जियां भी यहाँ पे इसके अंदर भी स्टार्च यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रोटीन का प्रमुख सोर्स क्या है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। वो यहाँ पे कहा है सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन देखा जाए तो वो यहाँ पे दालों के अंदर पाया जाता है। और दाल में भी देखे तो यहाँ पे जो सोयाबीन दाल होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन ये वेजेज है और नॉन वेज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है प्रोटीन है वो किसके अंदर पाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे मीट के अंदर है, मांस के अंदर है, जिसे अपन रेड यहाँ पे फाइबर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोटीन का उच्च गुणवत्ता वाला प्रमुख सोर्स है वो मीट है रहेगा इसमें। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मछली है, अंडा है, दूध है, इनमें भी है वो यहाँ पे हाई प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जो ओलंपिक ध्वज की रचना कब हुई, ओलंपिक ध्वज की रचना है वो कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात कर रहे हैं दोस्तों पर, ओलंपिक ध्वज की रचना पीयर डी कुबर्टिन के द्वारा यहाँ पे की गई थी। और जो ओलंपिक ध्वज है दोस्तों यहाँ पे, इस ध्वज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि इनकी रचना है वो कब की गई थी। अब देखिए दोस्तों आपको बताऊं, ओलंपिक ध्वज है वो 1913 के अंदर बनना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। 1914 के अंदर लगभग बन चुका था, लेकिन इसको पहली बार यूज कब किया गया था तो 1920 सेंटर ओलंपिक में। और साथ ही में मान्यता है वो यहाँ पे 1924 के ओलंपिक में इसको मान्यता मिल गई थी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1913 है यहाँ पे 1913 में ओलंपिक ध्वज की रचना यहाँ पे कर ली गई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, तो ओलंपिक ध्वज है वो 5 छल्लों का डिजाइन पीयर डी कुबर्टिन के द्वारा 1913 में यहाँ पे तैयार किया गया था। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो फादर डियागाना, पीयर डी कुबर्टिन, जैक्स रोगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। आधुनिक ओलंपिक दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट कब हुए थे, प्राचीन ओलंपिक की बात करें तो वो कभी स्टार्ट हुए थे दोस्तों यहाँ पे 743 ईसा पूर्व में यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। लेकिन आधुनिक की बात करें 1896 के अंदर यहाँ पे पहला ओलंपिक एथेंस ग्रीस के अंदर यहाँ पे आयोजित किया गया था। और इनको शुरुआत करने का श्रेय है वो यहाँ पे किसको था, तो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो पीयर डी कुबर्टिन ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो संस्थापक है वो पीयर डी कुबर्टिन है और इसके द्वारा है उन्होंने 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का है वो यहाँ पे आयोजन भी करवाया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जो विटामिन के की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से है वो यहाँ पे कौन सा रोग डिफिशियंसी है वो यहाँ पे होने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन के को अपन फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, फिलो किविनोन के नाम से जानते हैं, फिलोक्विनोन। तो विटामिन के की कमी से होता है कौन सा रोग रहेगा दोस्तों यहाँ पे, डिले इन ब्लड क्लोटिंग, एनीमिया, एक्जोप्थेलेमिया। तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन के है उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर व्यक्ति में क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, रक्त का थक्का है अगर कट लग जाता है तो लगातार है वो ब्लड यहाँ पे बहता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, रक्त का थक्का बनना यानी एंटी क्लोटिंग है वो यहाँ पे होती रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का जमने में क्या रहेगी, देरी होती है और जिससे है वो ब्लड स्राव है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20।
आयरन की कमी के कारण है वो यहाँ पे कौन सी क्या होता है, तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन कैसे व्हाट डिजीज है वो अपने यहाँ पे बताना है। आयरन की कमी से कौन सी यहाँ पे बीमारी होने वाली है, एनीमिया होता है, फीवर होती है, या फिर एक्जोप्थेलेमिया होता है। तो दोस्तों आयरन है, लोहा है। आयरन की बात करें तो इस आयरन की कमी से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो अपना जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर है वो यहाँ पे O2 जाती है, और O2 यहाँ पे उसके अंदर है वो यहाँ पे क्या रहेगा, आयरन रहता है, जिसे अपन हीमोग्लोबिन हीम होता है दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे आयरन होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे एनीमिया, जिसे अपन रक्ताल्पता रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि आयरन की कमी से है वो यहाँ पे रक्ताल्पता जिसे अपन एनीमिया रोग होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन का स्तर है वो यहाँ पे कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है और सांस फूलने लग जाती है, ऐसी समस्याएं हैं वो यहाँ पे बनने लग जाती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पे बच्चों के अंदर जो सूखा रोग की बात करें, जिसे एर्गोप्थेलेमिया के नाम से जानते हैं, इसे अपन ड्राइनेस आईज हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, कोर्स ड्यू टू यहाँ पे डिफिशियंसी है वो यहाँ पे कौन सी विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे विटामिन डी, जिसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे विटामिन डी की कमी से ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्या रहेगा, बच्चों के अंदर यहाँ पे सूखा रोग, यहाँ पे रिकेट्स रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी है, बच्चों में जो सूखा रोग है मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी से होता है, और जो रात में दिखने की क्षमता है वो भी इसमें प्रभावित होती है, आंखों का सूखा यहाँ पे बना देता है। देखने वाले विटामिन तो विटामिन ए है दोस्तों यहाँ पे रेटिनोल ब्लाइंडनेस का, लेकिन इसकी कमी से है वो यहाँ पे आंखों के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जल में घुलनशील विटामिन है, इस यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से दोस्तों, मैंने बताया था अभी जस्ट, कि जो यहाँ पे एक होते हैं जो वसा फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और यहाँ पे जल वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जो वसा में घुलने वाली विटामिन है उसे अपन ADEK के नाम से जानते हैं। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे फैट सोल्यूबल रहेंगे, और साथ ही में दोस्तों B, C और साथ ही में H विटामिन है वो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन यहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। B, C और H विटामिन है वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन रहते हैं। फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट क्या दिया गया है कि जल में घुलने वाली विटामिन है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि ये बहुत से विटामिनों का, जैसे B1, B2, B3, B5, B9 ऐसे विटामिनों का क्या है, ग्रुप है। और विटामिन सी है, ये शरीर में जमा नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से लेना आवश्यक है। ये क्या है, स्टोर नहीं हो पाते हैं, वाटर के अंदर है वो यहाँ पे यूरिन से यहाँ पे निकलते रहते हैं। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन डी का प्रमुख सोर्स कौन सा है। विटामिन डी का सोर्स पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे मेजर सोर्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। वैसे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी ज्यादातर यहाँ पे सूर्य की किरणों से, यहाँ पे सूर्य की किरणों से सबसे ज्यादा यहाँ पे अपने को विटामिन डी मिलता है। लेकिन यहाँ पे बिना सूर्य की किरणों से अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एग, बटर, मिल्क या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि विटामिन डी ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे उससे है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जिसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे एग, अंडा, बटर और मिल्क है, उनसे भी विटामिन डी मिलता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सूर्य का किरणों से वो यहाँ पे इसका मेन सोर्स यहाँ पे रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि विटामिन डी का जो मुख्य प्राकृतिक सोर्स पूछा जाए तो वो यहाँ पे सूर्य की रोशनी है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में देखे, आप स्रोत में देखे तो यहाँ पे दूध है, अंडा है, अंडे की जर्दी है, मछली का तेल है, इनमें अपने को यहाँ पे विटामिन डी अपने को मिलता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 24। रात्रि अंधता किसकी कमी से आता है। रात्रि अंधता जिसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि डिफिशियंसी कौन सी विटामिन की कमी से आती है वो अपने यहाँ पे बताना दोस्तों। विटामिन बी है, विटामिन बी की बेरी बेरी रोग यहाँ पे हो जाता है। विटामिन सी है वो एस्कोर्बिक, इससे यहाँ पे मसूड़ों के अंदर यहाँ पे ब्लड आने लग जाता है। विटामिन डी है वो कैल्शिफेरोल है, जिसकी कमी से रिकेट्स और यहाँ पे ओस्टियोमेलिस रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। विटामिन ए जिसे अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं उसकी कमी से वो नाइट ब्लाइंडनेस का नाम यहाँ पे रोग हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे
फैक्ट दिया गया है कि रात्रि अंधता मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी से यहाँ पे होता है, और जो अंधेरे में देखने की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित यहाँ पे सबसे ज्यादा करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बिल्ड क्या करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है बॉडी के अंदर। मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, बोन टिश्यू या उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रोटीन को अपन बॉडी बिल्डिंग आरबी के नाम से जानते हैं, इसे अपन बॉडी बिल्डिंग आर है उसके नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और यहाँ पे जो फैट है वसा है। उनमें देखा जाए तो ये क्या पाया जाएगा, तो जो प्रोटीन है उसमें स्पेशल है वो यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व यहाँ पे स्पेशल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन है वो यहाँ पे मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू और यहाँ पे बोन टिश्यू और टोटल बॉडी का है डेवलपमेंट रिपेयर करने का कार्य है वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन शरीर में क्या करता है, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, अस्थि ऊतक सहित सभी प्रकार के ऊतकों का निर्माण भी करता है और उनका रिपेयर है वो उनका मरम्मत भी यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, मानव शरीर का भोज्य ईंधन है, द प्राइमरी फूड फ्यूल ऑफ द ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्राइमरी फूड फ्यूल है वो कौन सा रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें दोस्तों, तो मानव शरीर का जो प्राइमरी फूड फ्यूल है, क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो वसा, फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यहाँ पे फ्यूल रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा अपने को कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी है वो यहाँ पे वसा फैट के द्वारा। यहाँ पे 1 ग्राम फैट के अंदर यहाँ पे 9.1 किलो कैलोरी यहाँ पे अपने को ऊर्जा मिलती है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट दिया गया है कि मानव शरीर के मुख्य भोज्य ईंधन वसा और कार्बोहाइड्रेट है, और जो ऊर्जा प्रदान करते हैं प्रोटीन मुख्य रूप से शरीर का निर्माण के लिए यहाँ पे उपयोगी होता है। प्रोटीन तो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे शरीर के मरम्मत या रिपेयर के लिए यहाँ पे उपयोगी होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एस्कोर्बिक अम्ल को ये भी कहते हैं दोस्तों, एस्कोर्बिक एसिड है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, कौन से विटामिन के नाम से जानते हैं एस्कोर्बिक एसिड की बात करें तो मैंने बताया था दोस्तों विटामिन डी है उसे अपन कैल्सिफेरोल, विटामिन बी है उसे अपन थाइमीन, विटामिन ए उसे अपन रेटिनोल और विटामिन सी है उसे एस्कोर्बिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट है, जो एस्कोर्बिक अम्ल है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और यहाँ पे जो इसकी कमी से है वो यहाँ पे स्कर्वी रोग से है, वो यहाँ पे मसूड़ों के अंदर है, यहाँ पे खून यहाँ पे आने लग जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जो ओलंपिक उद्देश्य सीटीएस का अर्थ क्या है, ओलंपिक उद्देश्य सीटीएस की बात कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। दोस्तों ओलंपिक मोटो के अंदर है वो यहाँ पे क्या क्या होता है, तो सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, और साथ ही में अब तो है यहाँ पे लेटेस्ट है वो कम्युनिकेटर या टुगेदर के रूप में भी आप पे चौथा शब्द जोड़ा गया है। तो सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस है वो मेन यहाँ पे मोटो था, उसमें से है वो सीटीएस की बात करें तो उसका यहाँ पे क्या अर्थ है, तो यहाँ पे फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। सीटीएस को अपन फास्टर के नाम से भी जानते हैं, गतिवान के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि ओलंपिक मोटो के अंदर जो सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस है उनको अपन फास्टर, हायर और साथ ही में स्ट्रॉन्गर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे सीटीएस अर्थ है वो गतिवान है, तेज है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्दृष्टि का संबंध किससे है दोस्तों, यहाँ पे इनसाइट रिलेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है, इसका संबंध किससे रहेगा यहाँ पे, प्राणी की लंबाई से, प्राणी की शक्ति से, बुद्धि से या उपरोक्त सभी से। तो इनसाइट की बात करें दोस्तों यहाँ पे इनसाइट थ्योरी भी अपन ने आपने पढ़ी होगी साइकोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बुद्धि है इंटेलिजेंस से संबंधित है वो इनसाइट यहाँ पे शब्द रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इनसाइट की बात करने के लिए तो यहाँ पे इंटेलिजेंस से रहेगा अंतर्दृष्टि, जिसे इनसाइट मुख्य रूप से बुद्धि, इंटेलिजेंस और समस्या को अचानक समझने की क्या है क्षमता होती है। ये क्या है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा भी यहाँ पे होती है। तो इनसाइट है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा है, उसमें किसी भी समस्या या वस्तु का है वो पूर्ण रूप से, होल रूप से उसमें देखा जाता है और उसका समाधान यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30।
30 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि गेस्टाल्ट वादियों ने किस पर विशेष बल दिया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। गेस्टाल्ट जो फिजियोलॉजिस्ट है उसने है स्पेशली कौन किसके ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे फोर्स किया था, प्रैक्टिस पर, रिवार्ड, इमोशन या परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 के अंदर बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया था गेस्टाल्ट वादियों का यहाँ पे जो अवधारणा थी वो यहाँ पे संपूर्ण या पूर्ण रूप की अवधारणा थी। संपूर्ण किसी भी वस्तु को है सब पूर्ण रूप से देखना है, उसके बारे में विचार करना है, समस्या समाधान करना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन है दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे गेस्टाल्ट वादियों का विशेष बल यहाँ पे दिया गया था। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। फैक्ट दिया गया है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन और पूर्ण यानी होल पर विशेष बल दिया है, न कि अलग अलग भागों पे। एक है किसी भी वस्तु है समस्या उसको समाधान है वो यहाँ पे कंप्लीट देखने पर यहाँ पे बल दिया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 31। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है दोस्तों? यहाँ पे गेस्टाल्ट की बात करें तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन या फिर हिंदी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे गेस्टाल्ट है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे किसका शब्द रहने वाला है? तो जर्मन भाषा का, जर्मन भाषा का यहाँ पे शब्द रहेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द लिया है और साथ में इसका अर्थ क्या है कि समग्र रूप, होल रूप से है वो इसका यहाँ पे अर्थ होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 32। सर्वप्रथम ओलंपिक ज्वाला कब प्रयोग की गई थी? ज्वाला की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो कब प्रयोग की गई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक ओलंपिक ज्वाला है, एक ओलंपिक यहाँ पे मसाल है। तो अगर मसाल की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो उसे अपन इंग्लिश में टॉर्च के नाम से जानते हैं, टॉर्च के नाम से। और यहाँ पे जो ज्वाला है उसे अपन इंग्लिश में जानते हैं फ्लेम के नाम से। तो फ्लेम है वो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक में, तो मसाल है दोस्तों यहाँ पे टॉर्च है वो 1936 ओलंपिक के अंदर बर्लिन के अंदर यहाँ पे पहली बार यूज किया गया था। लेकिन यहाँ पे फ्लेम ज्वाला की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक है उसके अंदर पहली बार ज्वाला का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। फैक्ट आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट दिया गया है कि आधुनिक ओलंपिक में जो ज्वाला का पहला उपयोग है वो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों के अंदर इनका उपयोग यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। सूर्य की रोशनी का स्रोत क्या है दोस्तों? यहाँ पे सनलाइट है उसका रिच सोर्स है वो कौन सा यहाँ पे विटामिन है वो अपने यहाँ पे बताना है। विटामिन डी, सी, बी, ए। वैसे देखा जाए विटामिन ए का रिच सोर्स है वो यहाँ पे गाजर होती है दोस्तों, यहाँ पे गाजर होती है। साथ ही में दोस्तों विटामिन सी है उसका रिच सोर्स पूछे तो वो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आंवला होता है। रिच सोर्स की बात कर रहे हैं, अदर भी अदर चीजों से भी अपने को यहाँ पे मिलता है। विटामिन डी है वो अदर चीजों से मिलता है, लेकिन इसका जो रिच सोर्स है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, डी है। विटामिन डी का जो मुख्य सोर्स है वो यहाँ पे सूर्य की किरणें, सनलाइट यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप कि सूर्य की जो रोशनी है उससे विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण है वो सोर्स यहाँ पे होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे मदद करता है। और इनकी कमी से कौन सा है, तो रिकेट्स और यहाँ पे ओस्टियोमलेशिया यहाँ पे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, विटामिन और खनिज के क्या कार्य है? विटामिन होता है दोस्तों यहाँ पे और जो मिनरल्स होते हैं, इन मिनरल्स क्या है वो यहाँ पे क्या कार्य है, फंक्शन क्या है वो अपने क्या पे बताना है। विटामिन क्या अपने को यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करते हैं, संरक्षण और नियमन है, शरीर स्वस्थ है या शारीरिक विकास है? तो दोस्तों जिस प्रकार है वो प्राइमरी फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फैट है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये अपने मेन सोर्स होते हैं ऊपर एनर्जी के। लेकिन इनके साथ साथ में अपने को विटामिन और खनिज खनिज है, मिनरल्स है, वो क्या करते हैं, तो प्रोटेक्ट और यहाँ पे रेगुलेशन का कार्य करते हैं। सुरक्षा और नियमन है, संरक्षण और नियमन है, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन है भोजन में, उनका यहाँ पे कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो विटामिन और जो खनिज है वो शरीर में क्या करते हैं, संरक्षण और नियमन का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे चयापचय को नियंत्रित, मेटाबॉलिज्म है, इस मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल करने का यहाँ पे कार्य करते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको भी है वो यहाँ पे डेवलप करते हैं, बूस्ट करते हैं।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो दूध तथा दूध से बने पदार्थ तथा मछली का तेल मुख्य किसके सोर्स है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, कौन से विटामिन के सोर्स हैं ये। दोस्तों मैंने बताया था कि जो मछली है, दूध के अंदर अपने को विटामिन ए भी मिलता है, डी भी मिलता है। तो साथ ही में दोस्तों यहाँ पे दूध और दूध से बने हुए पदार्थ यानी मिल्क प्रोडक्ट, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो मछली का तेल है उनके अंदर क्या पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी है वो यहाँ पे इसके अंदर पाया जाता है, और अगर विटामिन डी का रिच सोर्स पूछे तो वो यहाँ पे सनलाइट है, वो रिच सोर्स यहाँ पे रहती है। देखिए दोस्तों, तो दूध और दूध के साथ में दूध के उत्पाद मछली का तेल वो विटामिन डी और विटामिन ए के अच्छे यहाँ पे सोर्स यहाँ पे रहते हैं। तो विटामिन ए भी होता है इसके अंदर, और विटामिन डी है वो भी इसके अंदर यहाँ पे रिच सोर्स रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का मुख्य सोर्स क्या है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति की बात कर रहे हैं अपन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेन्ड कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो अपने को यहाँ पे सबसे ज्यादा किससे मिलता है, दूध से, दालों से, अनाज से या गेहूं से। तो दोस्तों दालों से सबसे ज्यादा अपने को प्रोटीन मिल जाते हैं, प्रोटीन यहाँ पे मिलते हैं वेजेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पे अनाज है दोस्तों, यहाँ पे केयरलेस है, अनाजों के अंदर है वो, चाहे वो गेहूं हो, जौ हो, चना हो, इनसे अपने को क्या मिलता है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट है वो अनाजों से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत अनाज है। अनाजों में देखा जाए तो जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है, इनसे अपने को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37। परसोना शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे परसोना की बात कर रहे हैं अपन, परसोना शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ पुरुष, डील, डोल या मुकट्टा या निजी प्रकृति। परसोना की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, परसोना की बात करें तो परसोना शब्द है इसका अर्थ क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे परसोना शब्द है वो मुखौटा मास्क यहाँ पे रहने वाला है। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा सीधा सीधा जाता है। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे तो परसोना शब्द का अर्थ है वो मुखौटा या मास्क होता है। मनोविज्ञान में व्यक्ति की जो सामाजिक भूमिका या बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है, कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार है, वो व्यवहार करता है और किस प्रकार का खुद का व्यक्ति का नेचर है, उन दोनों में डिफरेंस है वो यहाँ पे परसोना शब्द के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 38। किसने कहा था कि स्वस्थ शरीर के अंदर यहाँ पे स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ए हेल्थी माइंड लिव इन ए हेल्थी बॉडी की बात करें, या ए साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी की बात करें, तो वो यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे कोटेशन दिया गया है, रूसो, अरस्तु, प्लेटोस या नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आपको याद रखना है। सुकरात, प्लेटो और यहाँ पे अरस्तु, ये तीन नाम आते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अगर तीनों में से आपको सुकरात, तो इसका यहाँ पे आंसर होने वाला है बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्लेटो और अरस्तु आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन अगर दोनों आते हैं तो अपने को प्लेटो करना है, और यहाँ पे सिंगल आते हैं तो आपको सिंगल, पहला प्लेटो है फिर अरस्तु यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे दोनों दिए गए हैं दोस्तों, अरस्तु भी है और प्लेटो भी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, प्लेटो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि ये प्रसिद्ध कथन है वो मूल रूप से जुवेनल क्या था, जुवेनल का था ये तो, लेकिन शारीरिक शिक्षा की अगर बात करें संदर्भ में तो इसे है वो अक्सर प्लेटो से जोड़ा जाता है। वैसे ये मूल शब्द किसका है, तो जुवेनल का है वैसे तो, लेकिन फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो उसके अंदर है वो, इसे अपन प्लेटो के आधार से जोड़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम एफ्रो एशियन खेल किस देश में आयोजित हुए थे। प्रथम एफ्रो एशियन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इनका आयोजन किस देश में किया गया था, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे प्रथम एफ्रो एशियन खेल है वो भारत के अंदर हैदराबाद के अंदर इनका आयोजन यहाँ पे किया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया कि प्रथम एफ्रो एशियन 2003 में है वो भारत के हैदराबाद शहर में इनका आयोजन यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है। गेस्टाल्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल का मैदान, समग्र या पूर्णाकार, आंशिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों गेस्टाल्ट वादियों की विचारधारा कैसी, तो वो पूर्णाकार विचारधारा थी। विचारधारा कैसी थी, तो यहाँ पे पूर्ण, समग्र, होल कंप्लीट यहाँ पे विचारधारा थी, होल रूप से कंप्लीट विचारधारा। तो क्वेश्चन नंबर
40 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। समग्र या पूर्णाकार रूप से समस्या का समाधान करना है, वो गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा यहाँ पे थी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो गेस्टाल्ट शब्द है उसका समग्र या पूर्णाकार यानी होल या और कंप्लीट फॉर्म है। जो गेस्टाल्ट है उन मनोवैज्ञानिक की क्या थी, ये मूल धारणा भी यहाँ पे थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखे दोस्तों यहाँ पे कि व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है। व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं, फाउंडर ऑफ व्यवहार विवेर की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन है दोस्तों। 2022 शारीरिक शिक्षा के अंदर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का पेपर तो इजीली पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है, वाटसन है, थॉर्नडाइक है, फ्राइड है या फिर तुंग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। वाटसन ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे व्यवहारवाद के जनक यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो वाटसन है वो व्यवहार के जन्मदाता है, वो जेबी वाटसन यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखे दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से अधिगम के प्रकार है। अधिगम के कौन से प्रकार है। लर्निंग की बात करें दोस्तों यहाँ पे, वो कौन से प्रकार यहाँ पे रहने वाले हैं वो अपने को बताना। आगमन, निगमन, साथ ही में दोस्तों सकारात्मक, नकारात्मक, बनावटी, वास्तविक, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो दोस्तों अधिगम लर्निंग है, लर्निंग के दो यहाँ पे प्रकार रहेंगे, एक यहाँ पे पॉजिटिव, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप है यहाँ पे लर्निंग के रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट क्या दिया गया है कि अधिगम के संदर्भ में मुख्य रूप से सकारात्मक और नकारात्मक स्थानांतरण के दो प्रमुख यहाँ पे प्रकार माने जाते हैं। ये अपने यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ लर्निंग यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखे दोस्तों यहाँ पे, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में अगर सहायक हो जाता है तो वह कौन सा यहाँ पे लर्निंग फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। पूर्व प्राप्त अगर नॉलेज है वो नवीन समस्या को, नई ताजा समस्या उसको हल करने में सहायक हो जाता है, तो अपने को कौन सा यहाँ पे ट्रांसफर रहेगा। नेगेटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव, यूनिलेटरल ट्रांसफर या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर पूर्व नॉलेज है वो दोबारा नया नॉलेज समस्या है, नई समस्या है उसको यहाँ पे हल कर देता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पे रहने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया है कि जब पूर्व अनुभव नई समस्या को हल करने में मदद करता है तो उसे अपन धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाने वाला सम्राट का नाम क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो 776 ईसा पूर्व में यहाँ पे स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे 394 या 93 के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे इनको क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे पीएम जोसेफ, थियोडोसिस फर्स्ट, नीरो या लेमार्क। क्वेश्चन इजी रहेगा दोस्तों और बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर थियोडोसिस है वो दोस्तों फर्स्ट के द्वारा है, वो इनको यहाँ पे बंद किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो रोम सम्राट थियोडोसिस फर्स्ट है उसके द्वारा 393 ईस्वी में है वो प्राचीन ओलंपिक खेलों पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वे उन्हें क्या करना चाहते थे, तो पगान उत्सव मनाते थे। क्योंकि वे क्या मनाते थे दोस्तों, यहाँ पे पगान फेस्टिवल है उनका आयोजन करते थे, इसलिए उनको यहाँ पे बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे कौन से रहने वाले हैं, जेंडर, एज, न्यूट्रिशन या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ एंड फैक्टर की बात, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले फैक्टर रहेंगे, तो चाहे वो जेंडर भी हो, स्त्री पुरुष, एज भी होती है और पोषण न्यूट्रिशन होती है, तो सभी के आधार पर वो यहाँ पे इफेक्टिव यहाँ पे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वृद्धि और विकास को है वो यहाँ पे लिंग है, आयु है, पोषण है, पर्यावरण है, आनुवंशिकता है, जैसे कई फैक्टर है वो इनको यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम एशियाई खेल स्टेडियम, खेल है वो किस स्टेडियम में उनका आयोजन यहाँ पे किया गया था। प्रथम एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं जिनका शुरुआत 1951 के अंदर यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर यहाँ पे की गई थी। एशियाई खेलों का जनक यहाँ पे जीडी सोंदी यहाँ पे रहने वाले हैं, फादर ऑफ यहाँ पे एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 की बात करें ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे नेशनल स्टेडियम के अंदर है वो इनका आयोजन यहाँ पे दिल्ली के अंदर किया गया था, जिनका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो नेशनल स्टेडियम है
प्रथम एशियाई खेल 1991 नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम, जो वर्तमान में अब क्या है मेजर ध्यानचंद यहाँ पे स्टेडियम है, उनमें आयोजित यहाँ पे किए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47, किसने कहा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि शिक्षा क्या है, तो वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है? राधा कृष्णन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्ण के द्वारा है वो यहाँ पे ये कोटेशन दिया गया है कि यहाँ पे जो शिक्षा है वो क्या है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया यहाँ पे रहेगी। तो देखिए तो शिक्षा को जीवन पर्यंत प्रक्रिया मानने वाले हैं वो प्रमुख विचार कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली यहाँ पे राधाकृष्णन है, जिन्होंने यहाँ पे शिक्षा की निरंतरता पर सबसे ज्यादा, कंटिन्यूटी पर सबसे ज्यादा है वो एजुकेशनल यहाँ पे प्रोग्रेस पे है सबसे ज्यादा फोर्स किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों यहाँ पे बार बार अपन ऐसे प्रश्नों को डाल रहे हैं और बहुत बार पूछा भी जाता है, तभी मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात कर रहे हैं और प्रतिवर्ष वो 7 अप्रैल को, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 7 अप्रैल को अपन वर्ल्ड हेल्थ डे के मनाते हैं। और इस प्रकार है वो 7 अप्रैल यहाँ पे 1948 को है वो यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखे दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे गोल्डन पीरियड है वो किसे कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। एथेंस, नालंदा पीरियड, मुस्लिम या नाजी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एथेंस को है वो शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे स्वर्णकाल कहते हैं। और अगर देखा जाए तो यूनान का स्वर्णकाल पूछे दोस्तों यहाँ पे, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पूर्व उत्तर एथेंस काल है उसे अपन यहाँ पे यूनान का स्वर्णकाल के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राचीन एथेंस है वो इस काल को अपन शारीरिक शिक्षा का गोल्डन पीरियड है अपन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक और मानसिक शिक्षा को है वो सम्मान में तो यहाँ पे दिया जाता है। फिजिकल और मेंटल जो एजुकेशन थी उसको यहाँ पे इक्वल यहाँ पे मेहनत क्या दिया जाता, रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता था। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 50, 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति यहाँ पे कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। 1 ग्राम की बात करें दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 1 ग्राम प्रोटीन है उससे है वो यहाँ पे एक 4.1 किलो कैलोरी यहाँ पे सबसे ज्यादा अपने को मिलती है। साथ ही में अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तो 9.1 किलो कैलोरी है वो यहाँ पे फैट से अपने को यहाँ पे मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, इन दोनों से अपने को यहाँ पे 4.1 किलो कैलोरी यहाँ पे मिलती है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 1 ग्राम प्रोटीन है उसे लगभग 4.1 किलो कैलोरी अपने को यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। तो ये दोस्तों आज की एमसीक्यूज में 50 एमसीक्यूज अपने सामने गए थे। क्लास कैसी लगी वो भी जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।